जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर इसका थर्ड पार्ट स्टडी करेंगे और इसको कंक्लूड करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है, देखिए सबसे पहला तो जो आप प्रायिकता निकालना सीखा है हम लोगों ने कि अनुकूल स्थितियों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल स्थितियों की संख्या, जो हमारा मेन जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, वो सब आपको पता है। फिर हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम एक ही इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इसके बाद हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी पढ़ी और मल्टीप्लिकेशन रूल जो है आपका या गुणन नियम जो है प्रायिकता का, इसमें हम दो इवेंट्स की प्रायिकता जो है वो ज्ञात करते हैं। अब आप देखिए कि हमको जो पढ़ना है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम बेसिकली जो है आपका जो हमारा मेन जो बेसिक फॉर्मूला है, जिसमें कि हम टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, उसी से ही इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली फॉर्मूला वैसा ही है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी इसमें यूज करते हैं बेस थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जो मल्टीप्लिकेशन रूल है वो बेसिकली एक्सटेंशन ही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो आप देखिए कि बेस थ्योरम के लिए सबसे पहले तो इसमें कैसे हम क्वेश्चंस को पहचानेंगे, कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कई बार दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स होते हैं हमारे पास। दूसरा, जो इसमें इवेंट्स दिए रहते हैं या जो घटनाएं घटित होती हैं, उनको हम एक ट्री डायग्राम के रूप में शो कर सकते हैं। तो ट्री डायग्राम के रूप में अगर आप इसको शो करते हैं मतलब करते हैं तो वो इजीली हो भी जाता है, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो पूरा अच्छी तरह से हमें क्लियर हो जाता है कि हमें इसमें करना क्या है। दूसरा, इसमें एक कॉमन इवेंट रहता है जो जितनी भी घटनाएं दी हैं उन सबको कनेक्ट करता है या उन सबसे कनेक्टेड रहता है। तो देखते हैं हम कि बेस थ्योरम के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होंगे, और इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेके उदाहरण के साथ ही सॉल्व करेंगे, बजाय इसके कि हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पढ़ें। पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उस फॉर्मूले को उस क्वेश्चन से ही आपको शो करके दिखाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम बेस थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले दो बैग्स B1 और B2 दिए हैं। बैग B1 में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, जबकि बैग B2 में 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। किसी एक बैग में से यादृच्छा मतलब रैंडमली अगर एक गेंद निकाली गई है तो जो कि लाल रंग की है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ये गेंद B2 बैग से निकाली गई है। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले हमारे पास बैग्स हैं दो, और B1 और B2 में दोनों जो बैग्स हैं इनमें लाल और काले कलर की जो बॉल्स हैं वो रखी गई हैं। अब हम देखते हैं इसका ट्री डायग्राम हम शो करते हैं यहाँ पे कि किस तरह से बनेगा। देखिए, तो देखिए बच्चों, हमारे पास दो बैग्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक बैग है बैग B1 और दूसरा है बैग B2। अब बैग B1 जो है इसमें हमारे पास रेड बॉल्स कितनी हैं? 3 रेड बॉल्स हैं और 4 जो हैं वो ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। इसी के साथ आप देखिए जो B2 बैग है, B2 बैग में हमारे पास 5 रेड बॉल्स हैं और 6 जो है वो ब्लैक बॉल्स हैं। अब आप ये देखिए कि इन दोनों बैग से जो बॉल निकाली जाती है वो रेड कलर की होनी चाहिए। मतलब कॉमन चीज क्या है हमारे पास कि रेड बॉल ही निकालना है। बट प्रायिकता जो हमें निकालनी है वो ये निकालनी है कि वो जो बॉल है वो आपकी बैग B2 से निकले। जो बैग B2 है, यानी जो दूसरा बैग है, उससे आपकी बॉल जो है वो निकलना चाहिए जो कि रेड कलर की हो। तो आप ये देखिए कि जो बैग B1 है, बॉल निकालने से पहले हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? बॉल निकालने से पहले हमें चूज करना पड़ेगा बैग। तो हमारे पास दो इवेंट, सबसे पहले इवेंट हमारे पास हो गया E1 इवेंट क्या है? बैग B1 जो है अगर हम उसको चूज करते हैं तो वो E1 हो गया, और अगर बैग B2 को हम चूज करते हैं तो वो हमारे पास इवेंट या घटना जो है वो E2 हो जाएगी। अब आप देखिए E1 और E2 दो इवेंट्स हैं, और B1 B2 दोनों बैग्स के सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर हम बैग B1 को चूज करते हैं तो हमारे पास यहां से P
E1, ठीक है, या PE2, दोनों ही बैग्स, क्योंकि टोटल 2 बैग्स हैं हमारे पास, इन 2 बैग में से किसी एक बैग को सिलेक्ट करने की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, हाफ, ठीक है। दोनों बैग्स को सिलेक्ट करने की जो प्रायिकता है दोनों घटनाओं को, ये हमारे पास हाफ आ जाएगी यहाँ पे। इसके बाद आप देखिए ये जो है ये हमारे पास टोटल 7 बॉल्स हैं। सबसे पहले जो कॉमन इवेंट है हमारे पास, कॉमन इवेंट क्या है, इसको कॉमन इवेंट को हम A से सपोज कर लेते हैं, ठीक है। वो हो जाएगा आपके पास लाल गेंद को चुनना, ठीक है, मतलब जो बॉल है वो रेड कलर की होनी चाहिए। ये दोनों में ही कॉमन इवेंट है हमारे पास। अब हम यहां से निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, देखिए पहले आप बैग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसमें से बॉल निकालेंगे। तो हम जो बॉल निकालने की, रेड बॉल निकालने की जो प्रायिकता निकालेंगे वो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे यूज होगी। तो P ऑफ A बाय E1, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी आपके पास में 3/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 कितनी हो जाएगी 3/7। और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2, अगर हम रेड बॉल सेकंड बैग से निकालते हैं तो सेकंड बैग हमारे पास कौन सा है B2, तो B2 यानी पहले आप बैग सिलेक्ट करेंगे तो वो इवेंट पहले होता है, इसीलिए हम इसे A बाय E2 लिख रहे हैं। तो A बाय E2 हमारे पास आ जाएगा, देखिए 5 और 6, यानी टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी हैं 11। तो हमारे पास यहाँ पे 5/11 जो है रेड बॉल निकालने की प्रायिकता यहाँ पे आ जाएगी। अब हम यहाँ पे जो हमारा मेन जो फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या जिसको हम बोलते हैं अनुकूल स्थितियों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल स्थितियों की संख्या। तो देखिए आप, हमको किसकी निकालनी है, हमें जो प्रायिकता निकालनी है वो ये निकालनी है कि वो जो रेड बॉल निकल रही है वो बैग B2 से निकले। बैग B2 जो है वो इवेंट कौन सा है E2 हमारे पास। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसको P ऑफ E2 बाय A इज इक्वल्स टू, जिसकी हमें निकालनी है प्रायिकता वो हम इवेंट ऊपर रखेंगे। तो देखिए आप सबसे पहले बैग को सिलेक्ट करना, तो ये आ जाएगा, बैग को सिलेक्ट करने की प्रायिकता हमारी कितनी थी हाफ, इनटू E2 की कितनी प्रायिकता है 5/11, ठीक है। A बाय E2 हमारे पास ये आ गया। उसके बाद टोटल आउटकम मतलब E1 की भी और E2 दोनों इवेंट्स की प्रायिकताओं को सम करेंगे हम। तो देखिए आप, सबसे पहले E1 को सिलेक्ट किया तो 1/2 इंटू A बाय E1 जो है वो हमारे पास कितना आया 3/7 प्लस 1/2 इंटू A बाय E2 मतलब 5/11, ठीक है। तो ये देखिए आप, हमारे पास ये बिना फॉर्मूला पढ़े अभी हमने वैल्यूज रख के यहाँ पे देखा है, ठीक है। अब हम इसमें फॉर्मूला बताते हैं कि फॉर्मूला आखिर बना क्या है। तो देखिए आप, फॉर्मूला बन रहा है कि पहले हमने यहाँ पे E2 की प्रायिकता लिखी है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। ये हमने ऊपर लिखा है और नीचे हमारे पास आया है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। ये देखिए, ये फॉर्मूला बेसिक हमने बनाया है यहाँ पे। तो पहले अगर मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे बता देती तो ये फॉर्मूला ये देखने में अपने आप में बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो पहले आप क्वेश्चंस को कैसे हम अप्लाई करते हैं ये बेस थ्योरम वो आप सीखिए, उसके बाद फॉर्मूला लिखिए। अब बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखिए कितना आ जाएगा 5/22। तो देखिए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 35/68 और ये आपका आंसर आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते। छात्रावास मतलब जो हमारे पास यहाँ कॉलेज के जो स्टूडेंट्स दिए हैं इसमें 60% जो हैं ये हॉस्टलर्स हैं
और जो 40% है उनको हम कह सकते हैं कि ये डे स्कॉलर्स हैं। और पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में ना रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया है। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छिक चुन लिया गया और पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है। अब इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है। तो देखिए बच्चों, इसमें आपके पास दिया है कि जो हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हम इसका ट्री डायग्राम प्लॉट करते हैं तो पहला इवेंट तो उन बच्चों के लिए हो जाएगा जो कि हॉस्टलर्स हैं या जो कि छात्रावास में रहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा इवेंट है वो हो जाएगा आपका डे स्कॉलर या छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्र। अब देखिए, E1 इवेंट ये हो गया हॉस्टलर्स का और E2 इवेंट डे स्कॉलर्स का हो गया। अब ये जो इसकी जो प्रायिकता है, ये एक्चुअली इन्होंने डायरेक्ट प्रायिकता ही दे रखी है ना, बट हम परसेंटेज के फॉर्म में दी है। तो हम यहाँ ये मान सकते हैं कि माना महाविद्यालय में कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 100 विद्यार्थी हैं, क्योंकि परसेंटेज में दिया है इसलिए हमने 100 मान लिया। तो P1 जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट यानी हॉस्टलर्स की जो प्रायिकता है वो हमारे पास कितनी है, 60% यानी 60/100 हम इसको लिख सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी जो डे स्कॉलर्स हैं उसकी प्रायिकता हमारे पास 40% दी है। तो इसको हम 40/100 यानी 40/100 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे जैसे हमने पिछले वाले उसमें देखा था कि इवेंट कॉमन इवेंट था, यहाँ कॉमन इवेंट क्या आ रहा है कि दोनों में ही जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उसमें ए ग्रेड प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, ए ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। तो ए जो हमारे पास निकलेगा यानी जो कॉमन इवेंट आएगा वो आएगा ए ग्रेड तो देखिए ए जो इवेंट है ये ए ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या हमारे पास आ जाएगी। अब हम यहाँ पे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ठीक है। तो जो हॉस्टलर्स हैं उनमें ए ग्रेड कितने बच्चों ने लिया है उसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा हमारे पास, कितनी दी है देखिए आप क्वेश्चन में दिखा रहे हैं आपको 30% है, तो ये हो जाएगा आपका 30/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 ये कितनी हो जाएगी देखिए 20/100। सीधे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमको क्या निकालना है, इसमें प्रायिकता हमें इसकी निकालनी है कि जो ए ग्रेड प्राप्त करने वाला छात्र है वो हॉस्टलर होना चाहिए। तो देखिए आप प्रोबेबिलिटी, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं। देखिए आपको दिखाया भी जा रहा है स्क्रीन पर, क्या फॉर्मूला है इसका, तो देखिए ये फॉर्मूला है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, क्योंकि फर्स्ट जो आपके पास इवेंट है उससे हमारे पास प्रायिकता निकालनी है उसकी। तो ये देखिए इस तरह से हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब हम इसमें वैल्यूज पुटअप कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना दिया देखिए 60/100 इंटू A/E1 कितना है 30/100 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 60/100 इंटू 30/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारे पास कितना है ये 40/100 इंटू A/E2 हमारे पास कितना है 20/100। तो देखिए ये वैल्यूज हमने यहाँ पुटअप कर दी हैं। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 6 3 जा 1800 डिवाइडेड बाय 2600, मतलब जो आंसर हमारे पास आया वो कितना आ गया इसका 9/13। 9/13 इज योर आंसर। तो देखिए बच्चों
अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो उसमें कोई एक नंबर हम लेते हैं, सपोज करते हैं, जो कि एक रियल वैल्यू जिसकी जो कि एक रियल नंबर रहता है। मतलब सपोज हमने कोई वेरिएबल x लिया तो वो जो है एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल जो है वो हम एक ऐसा नंबर होता है जो कि वास्तविक संख्या होता है और जिसकी मदद से हम माध्य जिसको हम बोलते हैं वो निकालते हैं और मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब जो है हम इसी से निकालते हैं। तो देखिए रैंडम वेरिएबल जो है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है जो जिसकी वजह से जो मीन है वो हमेशा एक रियल वैल्यू देता है। इसमें जो कुछ की पॉइंट्स हैं उनको आप सिर्फ फोकस करिए कि जैसे जो मीन है वो हमेशा रियल वैल्यू देगा। दूसरा जो डोमेन है, इसका डोमेन है जिसको हम प्रांत बोलते हैं, वो हमेशा जो सैंपल स्पेस रहता है उसका सैंपल पॉइंट होता है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। आप ये देखिए, इसमें अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, HH, HT, TH और TT, ठीक है। तो देखिए इसको देखते हैं अब हम। ये जो हमारे पास सैंपल स्पेस आया है इससे हम x डिसाइड करेंगे। x हमारे पास कोई एक रैंडम वेरिएबल हमने लिया, तो अगर इस सिक्के पर हेड आता है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी और उसके लिए प्रायिकता डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो यहां मैं लिख देती हूँ इसको, हेड आने की घटना, ठीक है, हेड आने की घटना। तो x इक्वल्स टू 0। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम कॉइन को टॉस करें और हमारे पास हेड ना आए, ठीक है। दूसरा, इसमें हमारे पास मतलब नो हेड, हेड नहीं आ रहा। ये एक एग्जांपल देखिए मैं आपको समझा रही हूं, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे। फिर देखिए x इक्वल्स टू 1, मतलब अगर एक बार हेड आता है, ठीक है, तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं, या तो पहली बार में हेड आए या दूसरी बार में हेड आए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे इसका जो सेट बनेगा वो ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद x इक्वल्स टू जब हम 2 लेते हैं, ठीक है, तो 2 का मतलब ये हो गया कि हमारे पास दोनों बार जब हमने कॉइन को टॉस किया, ये उछाला, तो हमारे पास दोनों ही बार क्या आया, हेड आया। तो मतलब इसका सैंपल स्पेस क्या हो गया, देखिए HH हो गया, ठीक है। हमारे पास एक ही आउटकम मिलेगा, इसमें 2 आउटकम मिलेंगे। इसमें हमको हेड का तो नहीं मिल रहा लेकिन एक आउटकम हमें जरूर मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, TT, ठीक है। इनके अलावा एक ही हमें आउटकम मिलेगा। अब देखिए आपको जो प्रायिकता वितरण होता है वो इसी से रिलेटेड होता है। प्रायिकता वितरण हम जो करते हैं तो अब आप यहाँ पे एक ऐसी टेबल बनाइए, ये देखिए। तो देखिए ये x हो गया हमारे पास और ये px का मतलब कि ये जितने भी इवेंट यहाँ पे हो रहे हैं, ये जितने भी सेट हमने बनाए इनकी प्रोबेबिलिटी। तो जब x 0 है, ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो गई यहाँ पे 1/4। देखिए टोटल इसके 0.4 है और यहाँ पे हमारे पास सेट A का इवेंट आ रहा है तो ये जाएगा 1/4। फिर देखिए यहाँ जब x इक्वल्स टू 1 है तो ये कितनी हो जाएगी इसकी प्रायिकता, 2/4। फिर जब 2 है तो प्रायिकता हो जाएगी 1/4। अब हमारा ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या प्रायिकता वितरण है ये सही है या नहीं है, इसके लिए हम क्या चेक करते हैं कि जो ये प्रोबेबिलिटीज आई हैं इनका सम 1 होना चाहिए। तो देखिए हम चेक करते हैं सही है या नहीं। तो आ जाएगा 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4 एंड दैट इज 1। तो देखिए अब हम देखेंगे मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल या यादृच्छिक चर का माध्य। तो माध्य तो देखिए हम जैसे निकालते हैं वैसे ही निकाला जाता है। टोटल इसका सम करेंगे और अगर 2 हमारे पास यहाँ पे डाटा है तो इनको हम इंटू करके उसका सम करते हैं। जो माध्य है इसको EX से डिनोट करते हैं या म्यू भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास सपोज मान लीजिए कोई डाटा है x इक्वल्स टू x1, x2, x3, x4, इनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास P1, P2, P3, P4 आ गई, ठीक है। तो जो माध्य निकलेगा वो कैसे निकलेगा, x1 इंटू P1 प्लस x2 इंटू P2 प्लस x3 इंटू P3 एंड प्लस x4 इंटू P4। इनका मल्टीप्लीकेशन करके ऐड करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी दैट इज योर मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल जो है यानी x जो है वो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को रिप्रेजेंट करता है। x की जो वैल्यू है वो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को रिप्रेजेंट करती है। और अगर इसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में देखें तो आप देखिए EX इक्वल्स टू म्यू से इसको रिप्रेजेंट करेंगे।
समीशन आई वेरीज 1 to n, जहां n की जगह कोई भी नंबर आपका हो सकता है अप टू जहां तक आपका नंबर जो है डाटा जो है वो दिया हुआ है, और xi इंटू पी आई। xi इंटू पी आई का मतलब यही है कि xi मतलब जैसे x1 x2 x3, ठीक है, और pi मतलब p1 p2 p3। अब यहाँ n लिखा हुआ है, इसकी जगह कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, तो ये फॉर्मूला है। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब आपके पास ये क्वेश्चन है, ये देखिए आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर। एक अनभिन्नत पासे यानी अनबायस्ड डाइस को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट है या परीक्षण है, इसका प्रतिदर्श समष्टि या जिसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं वो बनाएंगे, क्योंकि पासे को थ्रो किया जा रहा है तो पासे का सैंपल स्पेस क्या होगा, उसमें 6 नंबर होते हैं। तो देखिए आप s इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ये हमारे पास सैंपल स्पेस आ गया। अब इसके बाद हम एक वेरिएबल यहाँ पे सपोज करेंगे, रैंडम वेरिएबल, मान लीजिए रैंडम वेरिएबल x है, जो कि पासे पर जो संख्या प्रकट होती है उसको दर्शाता है। तो हम यहाँ पे देखिए एक टेबल फॉर्म करेंगे, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो देखिए जब हम x की जगह 1 लेंगे, 2 3 4 5 6, और हर बिंदु की या हर पॉइंट की, हर सैंपल पॉइंट की यहाँ पे हमें इसकी प्रायिकता जो है वो निकालना पड़ती है। तो देखिए 1 की प्रायिकता 1/6 हो जाएगी, 2 की 1/6, 3 की 1/6, 4 की 1/6, 5 की 1/6 और 6 की भी 1/6। अब हम इसका माध्य निकालेंगे। तो देखिए माध्य या ex इसको हम बोलते हैं, माध्य कैसे निकलेगा, 1 इंटू 1/6, 2 इंटू 1/6 यानी 2/6 आ गया, 3 इंटू 1/6 3/6, 4 इंटू 1/6 यानी 4/6, 5 इंटू 1/6 यानी 5/6 और 6/6। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास माध्य आएगा 21/6 इज इक्वल टू 3.5। ये हमारे पास माध्य की वैल्यू आ गई। अब आप देखिए प्रसरण हमें निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस बेसिकली क्या बताता है, वेरिएंस बेसिकली जो चेंज है स्टेबिलिटी को शो करता है कि अगर आपकी वेरिएबिलिटी ज्यादा होगा, अगर वेरिएशन ज्यादा होगा आपका तो स्टेबिलिटी कम होगी, अगर वेरिएशन आपका कम होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। मतलब आपका जो वेरिएंस है ये स्टेबिलिटी को शो करता है बेसिकली। तो ये देखिए वेरिएंस इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए e ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे इसमें x जो है, x की जगह हमें एक और यहाँ पे कॉलम बढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें हम x का स्क्वायर ले सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे इस लाइन को रब करके और यही एक जो x स्क्वायर का कॉलम है वो बना देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें e ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए था, तो e ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए मैंने यहीं पे एक कॉलम यहाँ पे रो जो है बढ़ा दिया है इस टेबल में, एक्स स्क्वायर मतलब ये जो x दिया हुआ है इसका स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 हो गया है। अब हमको ये जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुटअप करनी है। तो देखिए e ऑफ एक्स स्क्वायर, e ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया, तो ये जाएगा 1 इंटू 1/6, 4 इंटू 1/6, 9 इंटू 1/6, ठीक है, 16 इंटू 1/6, 25 इंटू 1/6 एंड 36 इंटू 1/6। ये e ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी के साथ e ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो e ऑफ एक्स तो हम निकाल चुके हैं, देखिए मीन 21/6, इसका होल स्क्वायर हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 91/6 माइनस 441/36। एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 35/12। ये आपका वेरिएंस निकल आया है, या प्रसरण हम जिसको बोलते हैं, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए बच्चों सवाल ये आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर। x का मान लीजिए दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं के योग को x से व्यक्त किया गया है, तब x का प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप अगर हम दो पासों को फेंकते हैं तो जो x है यानी जो रैंडम वेरिएबल है संख्याओं के योग को प्रदर्शित करता है। तो आप देखिए टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास 36 हो जाएगा क्योंकि हम दो पासों को फेंक रहे हैं। यहाँ से हम निकालेंगे, देखिए डायरेक्ट टेबल मैंने यहाँ पे फॉर्म कर दिया है। अब x हमारे पास कितना हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। यहाँ से आप जब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो देखिए 2 नंबर जो है वो हाई इस पे, उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/36, 3 के लिए 2/36, 4 के लिए 3/36,
5 के लिए 4/36, 6 के लिए 5/36, 7 के लिए 6/36। अब इसमें हमें ये नहीं सोचना है कि ये सीरियल से आते जा रहे हैं ऐसे नंबर, तो हम अपने आप ही कोई पैटर्न समझ के उसको लिख दें। आपको हर पॉइंट की प्रायिकता जो है वो निकालनी पड़ेगी। अब देखिए, अब 7 की हो जाएगी 6/36, 8 की 5/36, 9 की 4/36, 10 के लिए 3/36 और 11 के लिए 2/36, 12 के लिए 1/36। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इसके बाद आप इसका x का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि वेरिएंस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसमें हमें x स्क्वायर की भी प्रायिकता निकालनी है। अब आप देखिए यहाँ से प्रसरण का फॉर्मूला जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, तो ये पढ़ लिया है, वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू e ऑफ x स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे वेरिएंस में डायरेक्ट फॉर्मूले में ही रख दी है मैंने वैल्यूज, ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, ये 4 इंटू 1/36, ठीक है। तो 4 इंटू 1/36 कितना हो जाएगा, 4/36, ठीक है, और प्लस 18/36, 48/36, 100/36, 180/36, 294/36, 320/36 एंड 324/36। इस तरह से हमने ये वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पे भी आप देखिए ई एक्स का होल स्क्वायर हमें चाहिए, तो ई एक्स की वैल्यू हमने ये निकाली है यहाँ पे। इस तरह से हमने ये सारी इसकी वैल्यूज जो है वो निकालनी है। अब आप देखिए, जब आप इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो इनका सॉल्यूशन हम करेंगे। ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 49 आएगी, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर हमारे पास 7 आएगा, तो उसकी जो वैल्यू है वो 49 हो गई। और जो ई एक्स स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 54.83। तो यहाँ देखिए, आप इसको जब सॉल्व करेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स को, तो 54.83 माइनस 49 आएगा। इसको सॉल्व करिए इसका आंसर, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इसी का स्क्वायर रूट होता है। तो देखिए, आप इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो वेरिएंस है इसको हम यही स्टैंडर्ड डेविएशन शो कर देते हैं, सिग्मा एक्स जो है इसका स्क्वायर रूट होता है। तो यह जाएगा आपके पास में 54.83 माइनस 49, सॉल्व करेंगे तो 2.415। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने बेस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन किए हैं और रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन किए हैं, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका अब यहीं एंड होता है। और इसके बाद ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच।